मैं बेतहाशा रो रही थी। हिमांशु का व्यवहार मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ही ना दे। जितनी मोहब्बत मैंने हिमांशु से की थी, मैं तो उसके बगैर मर जाती, लेकिन वह मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे दूर भागता जैसे मैं कोई अछूत हूँ और उसकी संगत के लिए तड़पा करती थी। मेरा जी चाहता है हिमांशु के सीने से लगकर सोऊं, वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही हिमांशु के करीब आई तो उसने मुझे झंझकोर दिया और सोफे पर सोने चला गया। मैं बेड में अकेली करवटें बदल रही थी और तकिए को दबोच रही थी। तभी मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी। मैंने मोबाइल उठाया और बाथरूम चली गई। फिर मैंने अपने जेठ के पास वीडियो कॉल लगाई और वीडियो कॉल पर उनके साथ। आज रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादलों की गरज से मेरा दिल कांप जाता था। हिमांशु सामने सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। और उस पर सितम यह कि लाइट भी जा चुकी थी। सामने आंगन में खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं कांपने लगती। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर तरफ तूफान मचा हुआ था। डर के मारे मैं बेड की चादर को दबोचना शुरू कर चुकी थी। तकियों को दबोच कर सीने से लगा लिया था। काश हिमांशु मेरे पास ही लेट जाता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा डर कम हो जाता, या वो मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मेरे डर को अपनी पनाहों से ख़त्म कर देता। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल बेपरवाह होकर सामने सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने हिमांशु से मोहब्बत की शादी की है। यह वही हिमांशु है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे हुआ क्या था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सज़ा दे रहा था? मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे पर हिमांशु के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद से जागा था। मुझे देखकर एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है तुम्हें? सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है। हिमांशु मेरी बात सुनकर बहुत ही बेचैनी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बारिश को रोकना तो मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं लेट सकता। उठो मेरे पास से और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों? मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे पनाहों में ले लो, मुझे अपनी सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, और अब जब तुम 1 साल बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिना एक दिन नहीं कटता था, और अब 1 साल बाद आए हो और एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके लिए तरसता हूँ, वैसे ही अब तुम मेरे लिए तड़पोगी, पल पल मेरी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। मैंने कहा, मेरा क्या दोष है? मैं नहीं चाहती थी यह सब कुछ हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ जाएं। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? इस कदर गुस्से से बोला कि मैं कांप के रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हूँ मुझसे, ठीक है। यह कहकर वह मुझे कमरे से बाहर ले गया और मुझे बाहर निकालकर खुले आंगन में ले गया, जहाँ तेज बारिश हो रही थी, और यह देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम हिमांशु? मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए आंगन में ले आया। तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइश मैं ही क्यों दूं? आज आजमाइश तुमको देनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे उसी आंगन में छोड़कर अंदर चला गया। हॉल का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मैं यूँ थी जैसे डर से आज मर जाऊंगी। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमट कर उसी आंगन में बैठ गई थी। पूरी रात मैं उस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं हिमांशु से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके बिना मर जाती। वो मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। यह तो बस बारिश थी। मैं सोचने लगी कि मैंने हिमांशु से मोहब्बत ही तो की थी। मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया उससे?
तब तो वो भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर क्यों? यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब से वो दुबई गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात का 1 बज रहा था और मुझे हिमांशु की वीडियो कॉल का इंतज़ार था। जो रात के 1 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था, वह परदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बस कुछ महीने बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा। लेकिन वो रेगुलर मुझे रात को 1 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 1 घंटा एक दूसरे से जी भर कर बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति ने 1 साल से पहले वापस नहीं लौटना। लेकिन आज तो मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होने लगी थी। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन आज हिमांशु की कोई कॉल नहीं आ रही थी। कई बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन दूसरी तीसरी बेल पर वह कॉल काट देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि हिमांशु प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो, लेकिन शायद वह मुझसे नाराज़ था, क्योंकि मैंने इसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब सी जिद कर दी थी, जिस पर मैंने उसे इनकार कर दिया। वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और आगे से तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी फिजूल बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो परदेश जाकर बड़े ही बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी फरमाइश तुम्हारी बाहों में पूरी करूँगी। इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं, मैंने तो उस समय यह शायद मजाक में कहा था। मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज़ हो जाएगा। 2 दिन तक हिमांशु की कोई कॉल नहीं आई। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। बार बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफ़ी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, लेकिन हिमांशु है कि बात करने को तैयार न था। 2 दिन बाद रात बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है हिमांशु? वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कहने लगा, मोनी बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज़ मुझे 2-4 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूँगा। यह कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। उसके बाद तो मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे यह 2-4 दिन जिस तरह से गुजरे थे मैं ही जानती थी। मेरी और हिमांशु की लव मैरिज हुई थी, हमारी फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर मैसेंजर में हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वही हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। फेसबुक से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते दीवानगी की हदों को पहुंच गई थी। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए। 1 साल हमारी मोहब्बत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद हिमांशु ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला फसाद तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हिमांशु की माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती। वो कहने लगी, और दूसरी बात, तुम्हारा रिश्ता बचपन से मैंने अपनी सहेली की बेटी से तय कर रखी है। हिमांशु की माँ उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन हिमांशु मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा, शादी करूँगा तो सिर्फ मोनी से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही थी, और ना ही उसके पापा। हिमांशु मुझसे कहने लगा कि मैं अकेले ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले शादी पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिस फैमिली से मैं संबंध रखती थी वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना थी। हमें इतना हक दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागकर खानदान को बदनाम करने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ को जब यह बताया कि हिमांशु के घर वाले इस बात पर राजी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं तो फिर वो कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे हिमांशु तुम्हें उस घर में रख सकता है। मैंने कहा, मम्मा हिमांशु अच्छी जॉब करता है, उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, वो मुझे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पापा को भी राजी कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, हिमांशु से कहो हमसे मिल ले। मैंने यह संदेश हिमांशु को दे दिया। हिमांशु दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माँ बाप से मिलने आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ हिमांशु से मेरी शादी कर दी, लेकिन मेरे नाम अच्छी खासी रकम जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। हिमांशु के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी, बहुत खुश थी। हिमांशु मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ा करती थी। मैं हिमांशु को ज़रा भी नज़र ना आती तो वो मुझे आवाज़ देने लगता, कहने लगता, मोनी तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहा करो। हिमांशु ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास कतर चले गए हैं,
मुझसे नाराज़ थे, इसलिए यह शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि वह हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट भी शामिल है। हमें जल्द से जल्द यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं रहा। यह फ्लैट मेरी माँ के नाम पर है। मैंने कहा, हिमांशु, हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद परेशान हूँ। मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूं, इसलिए मुझे वापस हिमांशु के साथ मायके आना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियाँ ज़्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे? मोनी, हम तुम्हें मायके बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैंने हिमांशु से कही तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई किराए का घर ले लेता हूँ, लेकिन मैंने तनख्वाह पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिमांशु को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तनख्वाह में ही गुजारा कर लूँगी। और फिर हिमांशु ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और मैं उसके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार हिमांशु मुझसे कहने लगा कि वह हिंदुस्तान में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकते, इसलिए अगर वह बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो मुमकिन है एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट ले सके। मैं भी इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने हिमांशु को दुबई में जॉब मिल गई थी, यहाँ तक कि उसका वीज़ा और टिकट भी वहीं लोग भेज रहे थे। हिमांशु का एक भाई दुबई में रहता था, उसी ने हिमांशु की यह जॉब लगवाई थी। जिस दिन हिमांशु ने दुबई जाना था, मैं बहुत रो रही थी। वो कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूँ और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर मैं यही जॉब कर लूँगा और देखना, मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास दुबई में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोई जा रही थी। मुझे इस बात का भी दुख था कि हिमांशु के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश कि वह मान जाते तो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले हिमांशु कहने लगा, मैं रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगा। मैं हिमांशु की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, दुबई पहुँचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दूँगा। मैं उसकी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज़ मुझे देना चाहता है। खैर, वह मुझे छोड़कर दुबई चला गया, लेकिन रोज़ाना वह मुझे रात के 1 बजे वीडियो कॉल करता था, मुझे जी भर के बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमांशु का व्यवहार मुझसे कुछ बदलता जा रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने से डर से घबराने लगा था। 8 दिन गुजर गए थे और हिमांशु सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में यह डर भी उठने लगा था कि कहीं हिमांशु मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और वह हमेशा के लिए दुबई चला गया हो, और इस सोच ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही हिमांशु की वीडियो कॉल आ गई। मुंह बनी हुई थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। हिमांशु की आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 8 दिन से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम कहीं मुझे बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फ़ौरन से दूर कर दिया था और हिमांशु को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था। कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन हिमांशु कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इसलिए रोज़ रोज़ अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे मुझसे कम बात करने लगा, लेकिन रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चे के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े। 1 साल गुजर गया था और यह साल मैंने कैसे काटा था मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था और मुझे उम्मीद थी कि अब हिमांशु घर आ जाएगा, मेरी बेकरारी बढ़ रही थी। लेकिन हिमांशु कहने लगा कि मैं आना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। मैं तो यह बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज़ की बात मुझे की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे हिमांशु के आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन उसने आना था मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं तड़प कर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, मोनी, ये क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं।
मुझे हिमांशु का यह बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर पर आई तो हिमांशु वहाँ भी चुप चुप सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेज बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच भी वह मेरी बातें बहुत ही गायब दिमागी से सुन रहा था। मेरी बातों का बस वो हाँ में जवाब दे रहा था। उसके अजनबी से व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, हिमांशु क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? मैंने कहा, क्यों हिमांशु? कहने लगा, मुझे दुबई की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझती थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं की है। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सबको मिलाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद सकते हैं। मुझे लगा यह सुनकर हिमांशु खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी चुप चुप सा था। रात को जब हिमांशु सोने के लिए कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं इसके लिए हूँ, लेकिन वह तो बस इधर उधर कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। तभी अपनी घड़ी उतार के रखना, कभी जूते साइड में रखना, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने यह 1 साल हिमांशु की जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर हिमांशु के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही हिमांशु ने मुझे झटक कर खुद से दूर किया था। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, हिमांशु तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब भी नहीं आने दे रहे। वो कहने लगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि हिमांशु ऐसा भी कह सकता है। दुबई जाने से पहले वह जब भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था उसे नींद नहीं आती थी, और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद हिमांशु परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। हिमांशु ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मैंने पापा की कुछ प्रॉपर्टी भी थी, हम 3 बहनें थे। मेरे पापा ने अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा निकाल कर भी मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझती अब हिमांशु खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन जब से आया था मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराज़गी का एहसास है, और यह बात सही निकली थी। एक बार मैं हिमांशु के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहीं मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद मुझसे छिन गई है, और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिया। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता था। उसमें मेरा तो कोई दोस्त ना था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता, या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत की थी तभी बात करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था और शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे दुबई ले जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाऊंगी, उनके हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लूंगी, उनसे विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, और तुम देखना मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और यह सच था। मैं हिमांशु की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। हिमांशु कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राजी नहीं हो जाते हैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता, और प्लीज़ तुम मुझसे यूं चिपकने की कोशिश मत किया करो, मुझे घिन आती है तुमसे। हिमांशु की यह बातें सुनकर मैं तड़प गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो मुझे अपने माँ बाप याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हर्ट हुई थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं रही थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता, शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता। रात को 1 बजे कभी 2 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह दुबई से वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था।
मैंने सोचा कि हिमांशु से कहती हूँ वो मुझे अपने माँ बाप का फ़ोन नंबर ही दे दे, उनसे बात करके देखती हूँ, लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए भी तैयार ना था। एक रात तेज बारिश हुई तो हिमांशु ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा देने लगा। मैं बारिश में बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन फिर भी बारिश में खड़ी रही। और फिर जब एक बार बहुत तेज़ बिजली कड़की तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है हिमांशु? कहने लगा कि तुम्हारा हिमांशु मर चुका है। मोनी, मैं हिमांशु नहीं हूँ, यह सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वह कहने लगा, मैं हिमांशु का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से दुबई में काम कर रहा था। मैंने ही हिमांशु को दुबई बुलाया था। हिमांशु ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे दुबई में आकर बताई थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज़ दूंगा। जब हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी, लेकिन उसके ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में हिमांशु बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे तुम्हारा ही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि वह मेरा दूर जाने का गम नहीं सह पाएगी। उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बिना जी नहीं सकती। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूट कर बिखर जाएगी। तो उसकी ज़िंदगी में हिमांशु बनकर जाना। मेरी मोनी को बेसहारा मत छोड़ना। या कहते हुए वह बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे हिमांशु बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा हिंदुस्तान जाकर तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से हिमांशु की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी हिमांशु के लिए मोहब्बत देकर मेरे होठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूंगा ताकि तुम्हें हिमांशु से नफरत हो जाए और तुम तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरी रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं यह बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं हिमांशु हिमांशु पुकारने लगी थी। मेरा हिमांशु बेवफा नहीं था, वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसने मेरी परवाह की थी। जब मैं कुछ संभल गई तो हिमांशु का भाई कबीर कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से कबीर की तरफ देखा। वह बिल्कुल हिमांशु की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह हिमांशु नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि यह तो हिमांशु ही नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। 1-2 बार ज़बरदस्ती उसके गले भी लग गई थी। तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि यह हिमांशु नहीं है। मैं कबीर की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने कबीर को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। लेकिन कबीर कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूं। यह भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं हिमांशु की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी ज़िंदगी हिमांशु के नाम पर जी सकती हो। और फिर हिमांशु की आखिरी इच्छा थी कि तुम और कबीर एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से कबीर को छोड़कर अपने माँ के घर आई थी, मेरा जी चाहता कबीर को एक बार देख लूं, क्योंकि कबीर में हिमांशु की झलक दिखाई देती थी। वो बिल्कुल हिमांशु के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। और कबीर भी मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे लगाव हो गया था। एक दिन अचानक से कबीर और मेरे सास ससुर मेरे घर आए। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी सास मुझे सीने से लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत को अपने घर पर रखूँगी और पूरा हक दूँगी जो तुम्हारा है। मेरे माँ बाप मुझे जाने के लिए राजी कर लिया। मैं भी हिमांशु के लिए उसके परिवार का एक हिस्सा बनकर रहना चाहती थी। आज मुझे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन मेरे साथ मेरा हिमांशु नहीं था। मैं एक बड़े से बंगले में आ गई थी, जहाँ पर मेरे जेठ भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कबीर मुझे उस बंगले में हिमांशु के कमरे में ले गया, जहाँ हिमांशु की तस्वीरें थी। हिमांशु का बच्चे से लेकर बड़ा होने तक की तस्वीरें थी।
मैं उन तस्वीरों को देखकर कहीं खो गई थी और ना जाने मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। देखते देखते इस घर में मुझे 1 हफ्ता हो गया। ऐसा लगता था जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं, जीने की कोई वजह नहीं। मैं बेवजह जी रही हूँ, मैं गुमसुम सी खोई रहती। कबीर मुझे हंसाता, खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप कर रह गई। मेरे जेठ आधी रात को मेरे कमरे में ज़बरदस्ती चले आए और कहने लगे, तुम विधवा हो गई हो, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुम कहो तो मैं हिमांशु की कमी पूरा कर सकता हूँ। खूबसूरत तो हो, जवान भी हो, मन तो तुम्हारा बहुत कुछ करने को होता होगा। मुझे उनकी बातें सुनकर डर लगने लगा। मैंने कहा, जी नहीं, चले जाए मेरे कमरे से, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और वह मेरे मुंह को बंद कर दिया। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इंसान मेरा मुंह दबा चुका था। मैं बेबस हो गई थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने शीशे की बोतल पड़ी हुई थी। मैंने उस बोतल को उठाया और उनके सर पर दे मारी और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई। घर के सारे लोग जाग चुके थे। कबीर दौड़ा हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे सीने से लगा लिया। मैं कांपती हुई जेठ जी की तरफ इशारा कर रही थी और सारी बातें मैंने कबीर को बताया। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कबीर इस कदर गुस्से में था कि उसने अपने भाई को जान से मारने पर उतर आया था। मेरी सास ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, मानती हूँ इसने बहुत गिरी हुई हरकत की है, लेकिन इसे छोड़ दो। मेरे ससुर ने जेठ का गिरेबान पकड़ लिया और धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। कबीर मेरी आंखों से बहते आंसुओं को देखने लगा और उसने उसी वक्त सिंदूर लाया और मेरी मांग भर दी। मैं बिल्कुल एक पत्थर सी मूर्त बन गई थी। ऐसा लगा जैसे कबीर ने हिमांशु को मेरे जिस्म से अलग कर दिया हो। मैंने कबीर से कहा, कबीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा, मोनी तुम भूल रही हो, भाई की भी यही आखिरी इच्छा थी और तुम्हें पूरा हक है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की। तुम्हें ऐसी हालात में देखकर भाई को दुख होता होगा। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हें खुश रखूं। कबीर यह सारी बातें कर रहा था और मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर हिमांशु की तस्वीर पकड़कर गुम हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? दोस्तों, आप ही मुझे बताएं, क्या मुझे कबीर को अपना लेना चाहिए? क्या मुझे कबीर के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? क्या मुझे हिमांशु से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी परवाह करता था? मैं क्यों उसके नाम पर पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हिमांशु की आखिरी इच्छा को मानते हुए कबीर को अपना लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।